हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सैफुल नस्बा। वेलकम टू माय अर्थ हिस्ट्री चैनल। स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं आपकी बुक इट्स सो हैपेंड का चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम है द ट्रेजर विद इन। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं आपकी बुक में, आपको पता है, और ये भी उन्हीं में से एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आपकी। आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर जानते हैं कि जो है आपका टाइटल दिया गया है द ट्रेजर विद इन, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, बिफोर यू रीड, एवरी चाइल्ड इज अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब बच्चों, हर एक चाइल्ड, एवरी चाइल्ड के पास एक पोटेंशियल अचीवर होता है, यानी कुछ ना कुछ अचीव करने की पोटेंशियल सभी के पास होती है। ठीक है, और एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग, यानी ऐसा नहीं है कि जो एक बच्चा है वो बिल्कुल सेम हो, सारे बच्चे सेम हो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सारे जो भी लोग हैं, सारे जो भी बच्चे हैं, वो एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। लर्निंग, चाहे वो लर्निंग के मामले में हो या इंटरेस्ट ऑफ एरिया हो, यानी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं, अलग अलग लर्न करने के तरीके अलग हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, है ना। तो हम लोग अगर एक दूसरे से कंपेयर करते हैं खुद को, है ना, बहुत लोग होते हैं कि जो बच्चों से कंपेयर करते हैं, बट जो बड़े हैं वो ये नहीं देखते हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ ऐसी पोटेंशियल होती है जो उस बच्चे के पास में नहीं है। ठीक है, तो हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है। Read the interview that follows. It is based on a conversation between Mrs. Bela Raj, editor of Sparsh, a newsletter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz, contractor, one of India's leading architects. अब हम बच्चों जो ये आपका चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर जो है ये आपका एक इंटरव्यू है। ओके, ये मिस बेला जो है, ठीक है, वो एडिटर ऑफ स्पर्श, यानी स्पर्श की एडिटर है। ठीक है, और ये जो मिसेस हफीज़ है, मिस्टर हफीज़ सॉरी, वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो एक। तो बच्चों, ये जो आपका चैप्टर है वो एक इंटरव्यू है। ठीक है, इंटरव्यू है किसके बीच? मिसेस बेला और मिस्टर हफीज़ के बीच में। ठीक है, अब ये जो मिस्टर हफीज़ है ये एक आर्किटेक्चर है, और ये जो बेला है ये एक एडिटर ऑफ स्पर्श, यानी स्पर्श की एडिटर है। ओके, अब हम जो आज पढ़ने वाले हैं, जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी के, वो है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कौन है बच्चों? ये एक बहुत ही बड़े जाने माने वेल नॉन पर्सन है, बहुत ही बड़े आर्किटेक्चर हैं। जब भी आर्किटेक्चर में इनका नाम आता है तो सबसे ऊपर इनका नाम आता है। आर्किटेक्चर क्या होता है? जो लेआउट वगैरह बनाते हैं बिल्डिंग्स के, ठीक है, सारी चीज़ों के, सारी ही चीज़ों के बारे में अगर बात करें तो ये लेआउट्स बनाते हैं आर्किटेक्चर्स। तो ये जो है बहुत बड़े आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने बहुत कुछ डिज़ाइन किया है। ओके, और मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया है, और इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इनके बीच बेला, जो मिसेस बेला है, वो इनसे इंटरव्यू ले रही हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हैं वो मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर से। तो ये जो है अपने बचपन की कुछ बातें हमें बताएंगे। ठीक है, क्या ये करते थे और कैसे ये आर्किटेक्चर में आए, ठीक है, जो इतने बड़े पर्सन ये बन गए। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं कि इतने बड़े पर्सन है मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो है, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि बच्चों बताओ ये जो है क्या रहे होंगे अपनी क्लास के? टॉपर, या फिर एवरेज स्टूडेंट, या फिर मान लो बैक बेंचर? ठीक है, तो ये क्या रहे होंगे? हमें पता है कि आप लोग यही जवाब दोगे कि हाँ मैम, ये ना टॉपर रहे होंगे, तभी जो है ये इतना कुछ अचीव कर लिया इन्होंने। बट आप बिल्कुल गलत हो। अब वो तो स्टोरी में पता चलेगा वो क्यों, वरना तो स्टोरी का इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए चलिए पढ़ते हैं पहले। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। ही लव्ड डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग. मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स. What his principal once said to him influenced him deeply. अब जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो एक अनहैप्पी स्कूल बॉय हैं। ठीक है, और वो लव, यानी बहुत सारी चीज़ों से वो प्यार करते हैं, बहुत चीज़ करना उन्हें अच्छा लगता है। ही लव्ड डूइंग थिंग्स, यानी उन्हें चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है। बट जो मैकेनिकल लर्निंग होती है स्कूल में, जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, मतलब जो डिटेस्टेड, यानी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो चीज़ें। जो मैकेनिकल लर्निंग स्कूल में जो लर्निंग होती है, वो सिस्टम जो है वो बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं है। बट हाँ, उन्हें क्या करना पसंद है? उन्हें रटना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें चीज़ें करना अच्छा लगता है। मैथमेटिक्स गिव हिम द शिवर्स, और मैथमेटिक्स से तो वो बिल्कुल कांप ही जाते हैं। अब क्या ऐसा कहा उनके प्रिंसिपल ने जिससे वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए, डीपली इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तो वो भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इस आपकी पार्ट में। अब ये जो HC इसका मतलब है हमारा ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, और BR मतलब ये बेला राज। ठीक है, तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर, ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम टू हैव डिसअपियर्ड.
अब वो बोलते हैं कि मुझे एक हमें रोज़ कंटिन्यूसली मुझे एक टेरिबल नाइटमेयर आता है, ठीक है, ओनली नाउ, लेकिन अभी कुछ 4-5 सालों से ही वो आना बंद हुआ है। अब बेला राज उनसे पूछती हैं कि व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपीयर्ड नाउ। वो बोलती हैं कि कैसा नाइटमेयर की बात कर रहे हैं आप, और क्यों आप अब मतलब आपको अब क्यों वो नाइटमेयर अब नहीं आता है, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो जो हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर है वो बोलते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपीयरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग. Now the psych must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. अब वो बोलते हैं कि मुझे ना लगातार जो है वो नाइटमेयर्स आते हैं, और किसके बारे में, मैथ एग्जामिनेशन के बारे में, कि वहाँ पर क्या है, मैं मैथ एग्ज़ाम के लिए गया हूँ बट मुझे कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता। ये सपना मुझे हर रोज़ आता था और अब वो जो है आना बंद हुआ है। शायद इसलिए इसका रीज़न ये हो सकता है कि अब मैं इसके बारे में सोचता नहीं हूँ, या पढ़ाई वगैरह के बारे में अब मैं सोचता नहीं हूँ, और वैसे भी अब जो है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे मतलब मुझे नाइटमेयर्स आएँ। यानी इससे वो ये कहना चाहते हैं कि जब वो 12th क्लास में थे, 12th तक थे, यानी जब वो पढ़ाई करते थे, सारे सब्जेक्ट थे उनके पास, तो उन्हें बहुत डर लगता था पढ़ाई से, ठीक है, तो इसीलिए उन्हें बुरे सपने आते थे पढ़ाई से रिलेटेड कि उन्हें कुछ भी याद नहीं है और वो पेपर में फेल हो गए। बट अब जो है वो एक आर्किटेक्चर बन गया, अगर आपकी बात करें तो पढ़ाई से उनका कोई लेना देना है नहीं, तो इसीलिए अब वो नाइटमेयर भी नहीं आते हैं। नाइटमेयर यानी हॉन्टिंग फियर या फ्राइटनिंग ड्रीम, डरावना सपना, और साइक यानी माइंड ऑफ और मेंटेलिटी। बेला राज बोलती हैं अब, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अब वो बोलती हैं कि मुझे आप अपने कुछ स्कूल की मेमोरीज के बारे में बताएं, जो आपके कुछ अर्लीस्ट मेमोरीज रही हैं स्कूल से रिलेटेड। तो बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। अब बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि मैं जो है फर्स्ट एंड सेकंड क्लास तक तो बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, बट आफ्टर आई रीच, जैसे ही मैं थर्ड स्टैंडर्ड में पहुँचा, मेरा बिल्कुल लॉस्ट मतलब बिल्कुल इंटरेस्ट ही चला गया पढ़ाई से, और मैं कभी भी फिर पढ़ाई करता ही नहीं था। I used to be interested in games, running around playing jokes and pranks on others. अब वो बोलते हैं कि मुझे सिर्फ क्या करना पसंद था, गेम्स खेलना पसंद था, रनिंग यानी दौड़ना अराउंड, ठीक है, ग्राउंड वगैरह में दौड़ना, प्लेइंग जोक्स यानी जोक्स प्ले करना, प्रैंक्स यानी प्रैंक्स करना दूसरों के ऊपर, ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, यानी मैं क्या करता था, मैं चीटिंग करता था एग्जाम के टाइम पर। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड। और वो क्या करते थे, वो बताते हैं जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं कि मैं क्या करता था, जब भी एग्जाम होते थे, जब भी एग्जाम आने वाले होते थे, तो मैं सोचता था कि मुझे एग्जामिनेशन पेपर मिल जाए जिससे मैं बस उतना ही पढ़ के चले जाऊँ जितना पेपर में आएगा और मैं पास हो जाऊँगा। तो वो कोशिश करते थे एग्जामिनेशन पेपर चुराने की, एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। वो बोलते हैं कि जो भी मुझे क्लास में पढ़ाया जाता था वो मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। हाउएवर लेटर वन सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माय प्रिंसिपल चेंज माय लाइफ। अब वो बोलते हैं कि हाउएवर, लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद मेरे प्रिंसिपल ने मुझे एक लाइन बोली, ठीक है, मुझसे कुछ कहा उन्होंने जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने ऐसा क्या बोला उनके प्रिंसिपल ने, मैंने अप्रोच माई 11th स्टैंडर्ड, द प्रिंसिपल कॉल मी एंड सेड, लुक हियर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन, यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। अब उनके प्रिंसिपल उनको बुलाते हैं, ठीक है, और जब वो कितने स्टैंडर्ड में थे, वो 11th क्लास में थे, और उनके प्रिंसिपल उनसे बोलते हैं कि देखो बेटा, मैं तुम्हें डे 1 से देख रहा हूँ, यानी फर्स्ट क्लास से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो बट तुम पढ़ाई नहीं करते हो। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, यानी अब तक तो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। लेकिन अब मैं तुम्हारा जो ध्यान है वो नहीं रख पाऊंगा, अब तुम्हें खुद ही अपना जो ध्यान है वो रखना पड़ेगा। ऐसा उन्होंने क्यों बोला था, क्योंकि अब 12th में वो जाने वाले थे, ठीक है, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। लेकिन और 12th में क्या होते हैं, बोर्ड्स होते हैं, प्रिंसिपल उसमें उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। प्रिंसिपल ने उन्हें बोला कि अब तक तो मैं तुम्हें पास करवा रहा था क्योंकि सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी, लेकिन अब उसके आगे मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें अब खुद ही करना होगा, क्योंकि 12th क्लास में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, ना ही चीटिंग कर सकते हैं, ना ही प्रिंसिपल पास करा सकते हैं, तो खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। ही टॉक टू मी फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट तक प्रिंसिपल ने उनसे बात की। यू डोंट हैव योर फादर, योर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस ऑल दीज ईयर्स बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। अब उनके जो प्रिंसिपल है वो बोलते हैं कि यू डोंट हैव योर फादर, यानी तुम्हारे फादर नहीं है, तुम्हारी मदर जो है वो इतनी मेहनत से तुम्हें बड़ा कर रही हैं, पढ़ा रही हैं, तुम्हारी सारी फीस भरती हैं, वो इतने साल से तुम्हारी फीस भर रही हैं, लेकिन तुम सिर्फ खेलते रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम अब पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई करो। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। अब वो बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि मैं एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, ठीक है।
आई यूज यानी उन्हें जो है स्पोर्ट्समैन यानी उन्हें खेल कूद तो पसंद था ही, तो वो एक बहुत अच्छे स्पोर्टमैन थे उस टाइम। आई हैड बीन सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स, और वो सीनियर चैम्पियन भी रहे अपनी टीम के, ठीक है, कई साल तक। एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन, और क्रिकेट कैप्टन भी रहे वो। आई यूज टू प्ले एवरी गेम, वो बोलते हैं कि मुझे हर गेम खेलना पसंद था, बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। बट उस साल जब वो 12th में आए, उस साल उन्होंने वो फील्ड में नहीं गए, यानी ग्राउंड में जो भी मतलब मैच वगैरह खेलने हैं वो बिल्कुल भी नहीं गए। उस साल उन्होंने क्या किया फिर, आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। I normally used to copy and pass, but I realized that once I was in SSC, I could not do that. अब पता है उन्हें हिट कर गई थी उनके प्रिंसिपल की बात कि हाँ भाई सर ठीक बोल रहे हैं सर, अगर मैंने इस बार मेहनत नहीं की तो मैं तो चीटिंग भी नहीं कर सकता हूँ और पास भी नहीं होऊंगा, तो मुझे अब खुद मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात सोच के जो है वो खेलने कूदने कुछ भी करने नहीं गए उस साल उन्होंने सिर्फ प्रेइंग की, खाने खाते थे, वो प्रे करते थे और सिर्फ पढ़ने बैठ जाते थे। और वो बताता है कि वो मतलब नॉर्मली क्या करके पास हुए थे 11th तक, कॉपी कर लेते थे किसी से चीटिंग वगैरह करके, बट अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका था कि वो अब SSC में आ चुके थे, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। When I got a second class 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction. This is my memory of my school days." अब वो बताते हैं कि मेरे जो है 12th क्लास में कितने परसेंट मार्क्स आए थे, 50% मेरे मार्क्स आए थे। और मेरे प्रिंसिपल ने मुझसे कहा था कि देखो बेटा तुम ना अपने आप को ये कंसीडर करो कि तुम डिस्टिंक्शन लाए हो। ऐसा उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि 50% लाना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात थी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते थे और अचानक उन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा था। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि ये थी मेरी मेमोरीज स्कूल डेज़ की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। और वो बोलते हैं कि इससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हैं। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न, यानी परहैप्स ही इज़ रेफरिंग टू मैटर्स अदर दैन कोर्स मटेरियल एंड देयर डिटेल्स। यानी अगर मैं और अपने मतलब पढ़ाई वगैरह से हट के बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। आई कांट रिमेंबर, बट मुझे जो है वो याद नहीं रही। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली, क्योंकि मैं बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। अगर मुझे चीज़ें याद रखनी होती है तो मैं उसको किस फॉर्म में याद रख पाता हूँ, फोटोग्राफ के जरिए से। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ। यानी अगर मैं कोई बुक भी पढ़ता हूँ तो अगर मैं उसको फोटोग्राफ एज अ फोटोग्राफ पढ़ता हूँ तो वो मुझे चीज़ें याद रहती है, बट नॉट थ्रू माई माइंड, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। अब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मान लो कोई स्टोरी वगैरह पढ़े तो वो अपने ही अंदर एक इमेजिनेशन बना लेते हैं तो उन्हें चीज़ें याद रहती है। तो ऐसे ही हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी, ठीक है, ऑब्जर्व करने का तरीका बहुत अच्छा था, तो वो क्या करते थे, एक फोटोग्राफ के जरिए से चीज़ों को याद रखते थे। तो ये था उनका याद करने का तरीका चीज़ों को, वरना वो भूल जाते थे सारी चीज़ें। बेला राज बोलती हैं, व्हेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर्स पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील। अब बेला राज बोलती हैं कि जब तुम स्कूल में थे और तुम जो है बहुत बुरी बुरी हरकतें करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, डिड द टीचर्स पुल यू अप, कि क्या टीचर्स तुम्हें मतलब डांटती थी, मारती थी, एंड हाउ डिड यू फील, यानी तुम्हें फिर कैसा फील होता था। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप, यानी जब वो मुझ पर डांटती थी, मुझ पर चिल्लाती थी तो मुझे कुछ भी फील नहीं होता था। आई यूज्ड टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, यानी मैं तो सिर्फ किस में इंटरेस्टेड था, सिर्फ खेलने में। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक, यानी मुझे तो हर दिन मतलब मार पड़ती रहती थी, तो उनके लिए कुछ बड़ी बात थी नहीं, तो इसीलिए वो तो क्या सोचती था, बस मैंने गलती की है तो ठीक है, एक दो मतलब डंडे पड़ जाएंगे एक दो और फिर उसके बाद मैं खेलने चला जाऊँगा। तो यानी वो एकदम चिल पर्सन थे। When you knew that you had incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly when you knew you would get a caning, what was the state of your mind? अब बेला राज उनसे एक और सवाल पूछती है। वो पूछती है कि जब तुम्हें पता होता था कि तुमने टीचर को जो है वो बहुत परेशान कर दिया है होमवर्क ना करके या बैडली बिहेव करके, तो तुम्हें जब पता लगता था कि तुम्हें अब मार पड़ने वाली है तो तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा होता था। तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। अब वो बोलते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड, अरे बस मैं अपना हाथ आगे रख देते थे, वो मुझे मार देते थे। इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट, यानी वो थोड़ा मुझे दर्द होता था, फिर मैं उसके बारे में भूल जाता था। बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले, बिकॉज मुझे खेलना भी होता था और इसीलिए मैं जो है सारी चीज़ों को भूल जाता था कि मुझे एक दो मार पड़ गई, कोई बात नहीं, अब मुझे खेलने जाना है। बस उन्हें खेलने के बारे में ही ये रहता था। बेला राज बोलती हैं, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड, कि कभी आपको जो है इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई और आपको डर नहीं लगा। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग, यानी मैं सिर्फ खेलने में ही इंटरेस्टेड था, नथिंग एल्स, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। अब वो बोलता है कि मुझे ना फनी प्रैंक्स करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी, यानी एक दिन मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन, तो मैंने क्या किया, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया अपनी क्लास में। डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, समथिंग अम्यूजिंग एंड प्लेजरेबल,
यानी डिस्ट्रैक्ट करना, किसी को भटकाना काम से। तो उन्होंने क्या किया, जब पढ़ाई वगैरह हो रही थी तो उन्होंने क्या सोचा, उन्हें पढ़ने का तो मन था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाए क्लास में। तो फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस, यानी 1 घंटे तक उन्होंने चोर पुलिस खेला और अपने क्लासमेट्स को भी अपने साथ कर लिया। एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी, यानी हर सैटरडे को क्या होता था, वो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं कि हमें जो है अलाउ था हर सैटरडे को टाउन में क्या देखना, मूवी देखना। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट्स, यानी वो क्या करते थे उस वक्त, फिर लंच नहीं करते थे, वो क्या करते थे 40-50 स्टूडेंट्स से मनी कलेक्ट करते थे एंड रन एंड बाय द टिकट्स, यानी दौड़ के जाते थे और टिकट्स खरीद लेते थे मूवीज़ की। वन ऑफ माई बैग ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हर्ट्स कंटेंट, यानी जब मैं वापस आता था फिर मूवी देखने के बाद तो मैं इतना खाता था जिससे मेरा जो दिल है वो पूरा संतुष्ट हो जाए। ठीक है, आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वो बोलता है कि मैं क्या था, अपनी गैंग का एक लीडर था। वी वुड, गैंग होती है ना जैसे स्कूल में, मतलब 2-4 बच्चे हैं आपकी टीम में, 2-4 हैं दूसरे की टीम में और आप हो एक लीडर, गैंग बने फिर रहे हो, दोनों के बीच लड़ाई होती है, तो ऐसी जो है वो भी अपनी गैंग के लीडर थे, मतलब पूरा गुंडा टाइप के थे वो। वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज, यानी उनके बीच क्या होती थी, गैंग फाइट्स होती थी, प्लान स्ट्रैटेजीज होती थी। दीज थिंग यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एनी एकेडमिक्स, वो बोलते थे ये सारी चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, मोर देन एकेडमिक्स, यानी स्कूल की जितनी पढ़ाई वगैरह होती है, बुक्स वगैरह, इनसे ज़्यादा मुझे किस में इंटरेस्ट था, इन सब चीज़ों में, यानी प्लान्स करना, स्ट्रैटेजीज बनाना और मूवीज़ देखना, बच्चों से कलेक्शन करना, यानी सारी चीज़ें ये वो करते थे। Students used to book my textbook for the following year because they were almost brand new. I probably opened them one day before exams. अब वो बोलते हैं कि स्टूडेंट्स मेरी जो, मतलब जैसे वो मान लो अभी 11th क्लास में है, ठीक है, अब जो 10th क्लास के बच्चे होते थे वो जब 10th क्लास उनकी ख़त्म होने वाली होती थी तो वो क्या करते थे, 11th क्लास यानी जो मिसेस जो वो होते हैं हफीज़ जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं, तो उनसे क्या करते थे, अपनी बुक पहले ही बुक कर लेते थे। जो बुक्स होती थी उनकी हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की, वो पहले ही 10th क्लास के बच्चे बुक करके रखते थे कि भाई आप ना अपनी जो सेकंड हैंड बुक है वो सिर्फ हमें ही देना। वो क्यों पहले ही बुक हो जाती थी उनकी बुक, क्योंकि वो जो है 1 day बिफोर एग्जाम, यानी 1 दिन एग्जाम के पहले खोलते थे बुक, इसलिए उनकी जो बुक होती थी वो बिल्कुल न्यू ब्रांड होती थी, बिल्कुल चमकी, बिल्कुल एकदम कवर चढ़े हुए चमकती हुई बुक्स उनकी होती थी, बिल्कुल साफ़ सुथरी, क्योंकि वो खोलते ही नहीं थे अपनी बुक्स को, इसीलिए जो बच्चे होते थे उनकी बुक्स को पहले ही बुक कर लेते थे। तो ये थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, उन्होंने सारी चीज़ें अपने बारे में बताई कि वो जो है बचपन में कैसे थे। तो बच्चों अभी आपको इतना तो समझ आया होगा कि एक मतलब ऐसा नहीं है कि एक टॉपर ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी नहीं थी, क्या थे, बैक बेंचर थे, यानी गैंग वगैरह में जो शामिल रहते हैं। तो ये इतना कुछ इन्होंने तब भी अचीव किया है, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। सेकेंड पार्ट है आपकी बुक का। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं बच्चों के कैसे जो है जो हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आर्किटेक्चर में आए और इतने बड़े वेल नोन पर्सन बने। ओके, तो चलिए समरी तो नहीं पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। बेला राज उनसे एक और क्वेश्चन करती है, हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। अब हमारा भी तो यही क्वेश्चन है कि कैसे वो आर्किटेक्चर फील्ड में आए, ठीक है। तो अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जवाब देते हैं, इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू एंटर, आई हैड ओनली 50%। अब जो है वो बताते हैं कि आर्किटेक्चर के लिए कॉलेज में जो किसी भी पर्सन को कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, 80-85%, और अगर उससे नीचे होते हैं तो उन्हें एडमिशन नहीं मिलता है आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो वो पहले ही बता रहे हैं बेला राज को कि मुझे एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है, बस ये तो मेरी किस्मत थी, क्योंकि उनके तो कितने मार्क्स आए थे, 50% ही आए थे, और नीड कितनी है कॉलेज के लिए, 80-85%। तो कैसे वो फिर कॉलेज में गए, कैसे उनका कॉलेज में एडमिशन हो गया जब उनके तो इतने कम मार्क्स आए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आई वॉन्टेड टू जॉइन द आर्मी, आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स। यानी वो अब क्या करते हैं कि उनकी 50% मार्क्स आए तो वो सोच रहे थे कि क्यों ना मैं एक आर्मी ज्वाइन कर लूँ, ठीक है। तो आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, बट उनकी जो वो एक लेटर भी लाए थे, ठीक है, एडमिशन लेटर फिल करने के लिए, बट उनकी आंट ने उसको फाड़ दिया, वो नहीं चाहती थी कि वो आर्मी ज्वाइन करें। देन आई डिसाइडेड, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करेंगे। माई मदर सैड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन मुंबई। अब क्या हुआ कि जो उनकी मदर थी वो भी नहीं चाहती थी कि वो पुलिस फोर्स में जाएं, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम पुलिस फोर्स में नहीं जाओगे, तुम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। तो इसीलिए उनका एडमिशन फिर कहाँ हुआ, जय हिंद कॉलेज में, जो कि मुंबई में है।
देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, और वहाँ पर क्या सिखाया जाता था, या तो फ्रेंच या फिर जर्मन, तो उन्हें इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज लेनी थी। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, बल्कि वो जो है 7 सालों से फ्रेंच पढ़ रहे थे। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, बट वो बोलते हैं कि मुझे 7 वर्ड भी नहीं आते हैं फ्रेंच के। मैं 7 साल पढ़ा हूँ फ्रेंच, बट मुझे 7 सालों में 7 वर्ड भी नहीं आए हैं। सो आई टुक जर्मन, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो जर्मन लेंगे। देन माई जर्मन टीचर डाइड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो उनके जर्मन टीचर थे वो उनकी डेथ हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज, तो जो उनका कॉलेज था, ठीक है, जो उनके प्रिंसिपल होंगे, तो उन्होंने क्या बोला कि या तो तुम कॉलेज चेंज कर लो और या तो फिर अपनी लैंग्वेज चेंज कर लो, टेक फ्रेंच, या तो तुम फ्रेंच ले लो, क्योंकि अब यही ऑप्शन थे। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, अब उन्होंने बोला कि अब कौन ही मुझे एडमिशन देगा दूसरे कॉलेज में, क्योंकि मेरे तो आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, यानी मेरा तो इस कॉलेज में भी एक इन्फ्लुएंस के द्वारा एडमिशन हुआ था, वरना इसमें भी नहीं होता। इन्फ्लुएंस यानी किसी के जरिए से, जान पहचान के जरिए से हुआ था इस कॉलेज में भी एडमिशन, वरना तो मुझे तो यहाँ भी एडमिशन नहीं मिलता। तो अनफॉर्चुनेटली फिर ज़बरदस्ती उन्हें क्या लेना पड़ता है, फ्रेंच लैंग्वेज लेनी पड़ती, बट उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। सो आई थॉट, तो उन्होंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और वो उन्होंने फ्रेंच ले ली और वो फिर से फ्रेंच पढ़ने लगे। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़न, और वो किससे सीख रहे थे, बेसिक, क्योंकि उन्हें बेसिक बिल्कुल भी नहीं आता था, तो उन्होंने अपनी कज़न से सीखना स्टार्ट किया फ्रेंच। शी वॉज एन आर्किटेक्चर्स वाइफ, और वो आर्किटेक्चर की वाइफ थी, ठीक है, यानी उनके हस्बैंड क्या करते थे, एक आर्किटेक्चर थे। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और फिर वो बताते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर कि मैं जो है फ्रेंच सीखने के लिए कहाँ पर जाता था, आर्किटेक्ट ऑफिस जाता था, जहाँ पर आर्किटेक्ट का वर्क होता रहता था, तो मैं वहीं अपनी कज़न से फ्रेंच सीखने जाता था। बेला राज बोलती हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्चर, तो वो बोलती है क्या तभी आपने ये डिसाइड किया कि मुझे आर्किटेक्चर की फील्ड में जाना है। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाय चांस, अब वो बोलता है कि ये तो सिर्फ इत्तेफाक से हुआ सब कुछ। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सो समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, अ विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। अब बोलते हैं कि मैं वो आर्किटेक्ट के ऑफिस बैठा हुआ था, ठीक है, और मैं एक वहाँ पर एक पर्सन था, आई सो समबडी, यानी मैं किसी को वहाँ पर देख रहा था जो कि ड्राइंग कर रहा था विंडो की डिटेल की, ठीक है, विंडो डिटेल की ड्राइंग कर रहा था। और जो ये विंडो डिटेल होता है ना, ये बहुत ही मुश्किल एडवांस ड्राइंग होती है, ठीक है, किसी भी आर्किटेक्चर के लिए। तो वो बोलते हैं कि मैंने उस पर्सन को बनाते हुए देखा ड्राइंग, आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग। अब जो ये हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हैं वो वहाँ पर सीखने के लिए जाते थे फ्रेंच, उनको कोई आर्किटेक्चर की फील्ड में नहीं जाना, तो उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो वहाँ पर जब वो गए तो उन्होंने जब देखा तो फिर वो उस पर्सन से क्या बोलते हैं कि जो ये तुम ड्राइंग बना रहे हो विंडो की, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि जो ये तुम ड्राइंग बना रहे हो ये बिल्कुल गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन बट नॉट ओपन, कि जो तुम विंडो बना रहे हो ये ओपन ही नहीं होगी बनने के बाद। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong। अब उन दोनों ने शर्त लगा ली कि ठीक है देखते हैं, और फिर क्या हुआ आखिर में जो है मिस्टर जो ये जो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर थे यही इनकी ही बात सही निकली और जो इनकी ड्राइंग थी वो गलत निकली। माई कज़न्स हस्बैंड वो सरप्राइज, अब जो वो बताते हैं कि जो मेरी कज़न के हस्बैंड थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो गए इस बात को देख के। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, और फिर उन्होंने मुझसे बोला कि तुम कुछ स्पेसिफिक थिंग्स बनाओ, विच आई इमीडिएटली डिड, और मैंने उन्हें बनाकर दे दी उसी वक्त। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइन अ हाउस, उन्होंने मुझसे हाउस डिज़ाइन करने के लिए बोला तो मैंने उन्हें डिज़ाइन करके दे दिया हाउस। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर, तो फिर उन्होंने बोल दिया, क्योंकि भाई उन्हें तो एक्सपीरियंस था, वो आर्किटेक्चर थे, तो उन्होंने बोला कि तुम सब कुछ छोड़ दो, फ्रेंच वगैरह जो भी तुम कर रहे हो इन सब कुछ छोड़ दो और तुम क्या कर लो, जॉइन आर्किटेक्चर, या आर्किटेक्चर को ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी स्किल्स हैं। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, अब वो दोनों गए किसके पास, प्रिंसिपल जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल थे, ठीक है, जो आर्किटेक्चर का पूरा कॉलेज था। द प्रिंसिपल वॉर्न मी, अब प्रिंसिपल ने उन्हें वॉर्न किया कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम्स बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, क्योंकि देखो 50% मार्क्स ही आए थे उनके, तो फिर प्रिंसिपल ने एक शर्त रखी, उन्हें वॉर्न किया कि ठीक है तुम एंट्रेंस एग्जाम पहले दो, अगर तुमने उसमें अच्छा किया तो तुम्हें एडमिशन मिल जाएगा, वरना तो तुम्हें अलाउ नहीं किया जाएगा। I got an A+ in the entrance exam and from that day it was a cake walk, और उन्होंने जो है उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ स्कोर किया, और तो तब से उनके लिए जो सारी चीज़ें हैं वो तो बस एक मतलब बहुत ईजी होती चली गई। आई हैड नेवर मेड अ प्लान, उन्होंने कभी भी प्लान नहीं किया था कुछ भी चीज़ों का, बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, उन्होंने प्लान नहीं किया था कि वो आर्किटेक्चर बनेंगे या ऐसा कुछ, बट हाँ उन्हें एक चीज़ थी कि जब भी वो चीज़ों को देखते थे ना, आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप, कि चीज़ें ऊपर से कैसे दिखाई देंगी बनने के बाद, उन्हें ये तो पता था, वो उनका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था।
I had never known what a section was, but I knew if you cut a plan what it would look like. अब उन्हें ये तो नहीं पता था कि सेक्शन क्या था या कुछ भी ऐसा, या प्लान करना था, कुछ भी नहीं पता था, बट उन्हें ये पता था कि हाँ चीज़ें बनने के बाद कैसी दिखाई देंगी, प्लान होने के बाद जब वो कट होंगी, सारी चीज़ें बनेंगी तो तैयार होंगी तो कैसा दिखाई देगा. आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट. और उसके बाद से वो जो है A+ ही लाते थे, यानी फर्स्ट ही आते थे कॉलेज में आर्किटेक्चर में. आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल. अब वो ये मानते हैं कि ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखे, कहाँ से उनके पास इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आई. वो बोलते हैं कि जब मैं खेलता था और स्कूल के टाइम पे ही ये सारी चीज़ें, मतलब मुझे ये अंडरस्टैंडिंग आई मेरे पास स्कूल टाइम से ही. अब वो बताते हैं आई हैड अ फ्रेंड कोल्ड बहरम दिवेचा. वी यूज टू हैव कंपटीशंस बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स, गन्स, एम्यूनिशन. तो वो बोलते हैं कि जो मेरे फ्रेंड था एक नाम का बहरम दिवेचा नाम का, तो हमारे बीच कंपटीशन होता था डिज़ाइंस को लेकर के. अगर तुम्हें मतलब डिज़ाइंस को लेकर, जैसे कभी हम फोर्ट्स बनाते थे, गन्स डिज़ाइन करते थे, एम्यूनिशन डिज़ाइन करते थे, तो ये सारी चीज़ें हम डिज़ाइंस करते थे और एक दूसरे से अच्छा करने की कोशिश करते थे. तो ये हमारे बीच कंपटीशन चलता था. ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट. और हम एक दूसरे से कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करते थे बहुत मेहनत से. तो ये सारी चीज़ें वो करते थे जब, तो ऐसे ही उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो बिल्ड होती गई खेल कूद से. ये सारी चीज़ें जब वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे तो ये सारी चीज़ें वो करते थे. In school, when I was in the 2nd or 3rd standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me. अब स्कूल में जब वो 2nd क्लास में थे और 3rd क्लास में थे तो उनकी एक टीचर थी जिनका नाम था मिसेस गुप्ता. और उन्होंने उनके स्केचेस देखे, किनके हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के, जब वो स्केच बना रहे थे, ड्राइंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझसे बोला, see, you are useless in everything else, but your sketches are good. When you grow up, you become an architect. I did not know at the time, but she was right. Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. अब उन्होंने मुझसे क्या बोला कि देखो तुम किसी चीज़ में भी अच्छे नहीं हो, तुम यूजलेस हो बिल्कुल, ना पढ़ाई करते हो ना कुछ करते हो, बट तुम्हारे स्केचेस बहुत गुड हैं, तुम्हारे स्केचेस बहुत अच्छे हैं, और जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक आर्किटेक्ट बनना. और जब उन्होंने ये बात कही तो तब तो उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आई थी, बट वो सही थी. लेटर जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनसे मिलने के लिए गया और उनसे मैंने मुलाकात की और उन्हें बताया कि देखो अब मैं आर्किटेक्ट बन गया हूँ. तो ये सारी चीज़ें थी उनके बचपन की. तो फिर जो बेला राज है वो बोलती हैं, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़? वॉट वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, कुड नॉट डील विद द करिकुलम? अब वो जो है वो बोलती हैं इनसे, बेला राज बोलती हैं कि आपको पढ़ाई करना जो है वो बिल्कुल पसंद क्यों नहीं था? क्या ये रीज़न था कि आप इसके साथ कोप नहीं कर पाओगे, या फिर ये कि जो इतना सिलेबस वगैरह था, ये जो करिकुलम था, पूरा सिस्टम था, इसके साथ आप डील नहीं कर पाओगे? तो क्या चीज़ थी जो आपको स्टडीज़ आपको बिल्कुल पसंद नहीं थी? तो हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड ज्योग्राफी आई कुड डील विद, मैथ्स वॉज वेरी बैड, आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग. वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट अबाउट आफ्टर 2 days. आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद. अब वो बोलते हैं कि उनकी जो लैंग्वेजेस थी वो बिल्कुल ख़राब थी, उन्हें लैंग्वेजेस में तो बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं आता था. और जो साइंस और ज्योग्राफी थी उनको थोड़ा बहुत वो डील कर लेते थे उसके साथ, बट मैथ तो उनकी बिल्कुल ही ख़राब थी. और वो बताते हैं कि बस मुझे पढ़ाई करना पसंद ही नहीं था, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, और मैं बस इसलिए पढ़ता था क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता था. और जैसे कोई चीज़ मुझे आज सिखाई जा रही है तो 2 दिन के बाद वो सारी चीज़ें मैं भूल जाता था. और ऐसा क्यों? क्योंकि जो सारी चीज़ें पढ़ाया जाते थे ना वो कोई मतलब कोई उसका एप्लीकेशन ही नहीं था, मतलब कोई प्रैक्टिकली उसका कुछ था ही नहीं, तो कोई फ़ायदा भी नहीं था. तो वो ये सारी चीज़ें बोलते हैं कि बस इसीलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकली तो कुछ होता नहीं था, बस रटना पड़ता था, तो वो सारी चीज़ें उन्हें पसंद नहीं थी. बेला राज बोलती हैं, डिड यू थिंक दैट वॉट द टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग, और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉट वॉज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन? अब बेला राज इनसे एक और क्वेश्चन पूछती हैं कि डिड यू थिंक कि क्या जो चीज़ें आपको स्कूल में मतलब सिखाई जाती थी, जिस तरीके से आपको सिखाई जाती थी स्कूल में, तो वो चीज़ आपको बोरिंग लगती थी, या ये चीज़ आपको मतलब आप बिल्कुल लाइक नहीं करते थे स्टडी को, कि ये रीज़न था कि आप जो है जैसे आपको पता चलता था कि क्या कंसेप्ट आपको पढ़ाया जाने वाला है, तो ये सोचकर आपका लॉस्ट मतलब चला जाता है, इंटरेस्ट ही चला जाता था जो आपको पढ़ाया जाने वाला है? तो क्या रीज़न था? तो वो बोलते हैं, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे. यानी वो बोलते हैं कि हम जो है वो बोर्डिंग स्कूल में बड़ी ही मुश्किल से रहते थे. ठीक है, वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर रहना ही पड़ता है इनको परमानेंटली, तो वो बोर्डिंग स्कूल में बड़ी ही मुश्किल से पढ़ते थे. और तो उन्होंने बस दिन ब दिन मतलब रहना पड़ रहा था.
ठीक है। नाउ अ डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट बैक देन वेन एवर वी हैड टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। अब आजकल क्या हो गया है, वो बताते हैं कि आजकल तो क्या हो गया है कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, है ना, लेकिन पहले क्या होता था कि बस टेस्ट होता था, एक आध टेस्ट हो जाता था और उसमें हम क्या कर लेते थे, चीटिंग वगैरह कर लेते थे और टीचर को लगता था कि हमने अपना सारा वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो बेला राज बोलती हैं इसका मतलब वो बताना चाहते थे कि पहले का जो सिस्टम था, पूरा एजुकेशन सिस्टम, वो कितना ज़्यादा ख़राब था, है ना, कि बस टीचर्स ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, बस रट्टा मारने पर ज़्यादा फोकस किया जाता था, है ना, ये सारी चीज़ें। तो बेला राज बोलती हैं देयर इज़ अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। अब वो बोलती हैं कि मैंने लोगों से ऐसा सुना है कि गिफ्टेडनेस जो कि हमारे अंदर पहले से ही जो गॉड है वो एबिलिटीज़ दे देता है, हमें बहुत सारी स्किल्स दे देता है, ठीक है, कुछ एबिलिटी होती है हमारे पास, और जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है यानी जो बच्चे कुछ मतलब सीख नहीं पाते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो ये गो हैंड इन हैंड जाती हैं, मतलब हैंड इन हैंड जाती हैं। तो क्या ये चीज़ आप पर अप्लाई हो सकती है? वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास दोज हु ऑलवेज, वो क्या कहना चाहती है बेला राज कि मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जो मतलब पढ़ाई उनकी अच्छी नहीं होती बट फिर भी वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है, गॉड पहले से उनको कुछ एबिलिटी दे देता है, प्रोवाइड कर देता है, जिससे वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। तो क्या ये आप पर अप्लाई है? तो वो बोलते हैं हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। वो बोलते हैं कि हाँ मेरे जो कुछ स्टूडेंट्स थे क्लास में जो कि टॉपर्स आते थे, फर्स्ट और सेकंड ही आते थे, ठीक है, तो वो अब क्या कर रहे हैं, वो बहुत ही मामूली सी जॉब्स कर रहे हैं। यानी वो यही कहना चाहते थे कि हाँ ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आते हैं, टॉपर्स आते हैं, वही अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। बेला राज बोलती हैं I have come across this situation in so many different places where people tell me that their class toppers are doing very ordinary today। यानी हाँ मैंने भी ऐसा बहुत बार सुना है, ऐसे सिचुएशंस आई हैं जिसमें मतलब डिफरेंट प्लेसेस पे जहाँ पर लोग बोलते हैं कि टॉपर्स रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत ही ऑर्डिनरीली रह रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ही मामूली सी गुजार रहे हैं। तो ऐसा होता है। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ दे मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, आई हैव लर्न मोर बाई डूइंग वॉट आई डिड ऑन माई ओन दैन वॉट अकेडमिक वुड हैव टॉट मी। अब वो बोलते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखा हूँ, जो चीज़ें मैंने खुद की हैं, यानी जो स्कूल में उन्होंने चीज़ें खुद से की हैं वो उन्हीं से सबसे ज़्यादा चीज़ें सीखे हैं, ना कि अकेडमिकली वो चीज़ें सीखे हैं ज़्यादा। तो वो ये बोलते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बात है कि अगर आप जो है वो मेहनत करते हो, ठीक है, आप अगर एक टॉपर हो और आगे चल के आप मेहनत नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं करोगे लाइफ में। लेकिन वहीं अगर बैक बेंचर्स की बात है या टॉपर नहीं है, 50% मार्क्स आते हैं, तो आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। क्या पता उनके अंदर एक बहुत ऐसी एबिलिटी छुपी हो जो आगे चल के वो उस पर काम करें। लेकिन मुझे क्या ज़रूरी होता है कि अगर हमारे पास कोई एबिलिटी है हमें उस पर काम करना पड़ता है, तभी जो है हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। अब अगर हम हफीज़ की बात करें, हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की, तो उन्होंने भी आगे चल के मेहनत की। ऐसा नहीं था कि अगर वो आर्किटेक्चर में गए तो उन्होंने कुछ मेहनत नहीं करी और वो सक्सेसफुल हो गए, नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें पता है कि हम इस चीज़ में अच्छे हैं तो हमें उसमें मेहनत करनी पड़ती है, तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेला राज बोलती हैं दैट इज बिकॉज द पर्सनालिटी एंड स्किल्स वर देयर, यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विद एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। अब बेला राज बोलती हैं हाँ ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी है, आपके अंदर स्किल्स हैं, तभी जो है आपने वही किया जो जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल थे। ठीक है, आपने जो है सारे रूल्स को तोड़ना पसंद किया, यानी अंदर से आपके ऐसा फील आता था कि आपको ये रूल नहीं फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप रुक ना सको जो चीज़ आपको ज़रूरी है करनी। तो ये सारी चीज़ें आप पर हैं क्योंकि आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, पर्सनैलिटी है। तो ये बात वो बोलती हैं। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट। अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि मैं और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, अदर थिंग्स यानी बहुत सारी पढ़ाई से अलग जो बहुत सारी चीज़ें थी उनमें भी मैं बहुत इंटरेस्टेड था। जैसे मैं एग्जांपल लूँ कि जैसे क्लास में मैं बैठा हुआ और अचानक बारिश होने लगी बाहर, तो मैं क्या करता था, उसको मैं सोचता रहता था कि जैसे जो पानी है वो फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो कैसे हम इस मतलब हाउ टू बिल्ड अ डैम, तो कैसे हम एक डैम बनाकर इस पानी को रोक सकते हैं। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर, और मैं किसके बारे में सोचता था, पानी के फ्लो के बारे में, विद द डैम विद इन द डैम के पानी का फ्लो कैसा होगा डैम के अंदर, एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी जो है डैम कंज्यूम कर पाएगा, अपने अंदर रख पाएगा। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे यानी ये सारी चीज़ों में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था।
ऐसा नहीं था कि वो बस कुछ भी नहीं करते रहते थे, बैठते थे, नहीं, वो सोचते थे, चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button from them from chalk using a blade. अब वो बोलते हैं कि जब स्टूडेंट्स, यानी जब बहुत सारे मेरे जो क्लासमेट्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उनके जब बटन, शर्ट का बटन गुम जाता था ना खेलते हुए या फाइट करते हुए, तो वो दौड़ते हुए किसके पास आते थे, मेरे पास आते थे, और मैं उनको कट करके देता था बटन, किस में से, चौक में से, एक ब्लेड से मैं उनके लिए बटन कट करता था, और वो भी चौक का. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. अब जो है डिसिप्लिन स्कूल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स थे, और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी था कि तुम्हारी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए. तो वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता था कि उनका बटन जो है मिस हो गया है, तो इसीलिए वो सब उनके पास आते थे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर की, उनकी हेल्प लेने के लिए. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. यानी बस ज़रूरी नहीं था कि मतलब किससे मैं बटन बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बस यूनिफॉर्म जो है वो पूरी फुल नीट यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और बस, और फिर मैटर नहीं करती थी चीज़ें. बेलाराज बोलती हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. अब वो बात करती हैं प्रेजेंट की, कि अभी जो प्रेजेंट में आप कैसे डिसाइड करते हो कि जो आपके क्लाइंट को कैसा स्ट्रक्चर चाहिए चीज़ों का, कैसा आप मतलब कैसे डिसाइड करते हो कि आपको कैसी चीज़ें बनानी चाहिए. हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं कि आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंसेस, द वे ही ईट्स, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक. यानी वो बोलते हैं कि मैं पहले क्लाइंट का फेस देखता हूँ, उसके कपड़े देखता हूँ, वो कैसे बात कर रहा है, कैसे प्रोनाउंस कर रहा है, वो कैसे खाना खाता है, और फिर मैं समझ जाता हूँ कि उसका टेस्ट क्या है और उसको कैसी चीज़ पसंद आएगी. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कंफर्टेबल. और मैं उनको, आई कैन रिलेट टू पीपल, मैं उन्हें उसमें ही रिलेट कर पाता हूँ, मतलब मैं रिलेट करता हूँ पीपल को जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस. और मैं उसी जगह पर खड़े खड़े जब वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है, क्लाइंट से, तभी उसी जगह पर वो पेपर पे जो है ड्रॉ कर देते हैं स्केच, और वो उस पेपर को अपने जो ऑफिस के बाकी लोग हैं उनको वो दे देते हैं. बेलाराज बोलती हैं, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली क्या होता है, नेचुरली, कि आप नेचुरली कर लेते हो. अब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, कॉल इट इंस्टिंक्ट और कॉल इट अरिथमेटिक, वट एवर. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, पुटिंग डिजाइंस, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज मैथमेटिक्स. यानी तुम इसे इंस्टिंक्ट कह लो, या नेचुरली कह लो कि मैं ऐसा नेचुरली कर लेता हूँ, या अरिथमेटिक कह लो कि मैं हिसाब किताब लगा के ये सारी चीज़ें करता हूँ, बट वट एवर, कुछ भी कह सकती हो. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, कि अब मेरे लिए जो मैथमेटिक्स है वो क्या हो चुकी है, कि पुटिंग डिज़ाइंस को पुट करना, कंस्ट्रक्शन करना बिल्डिंग्स को, और पूरी साइकोलॉजी के मैं लोगों को ऑब्जर्व कर लेता हूँ, और सोशलॉजी टुगेदर, यानी सारे लोग जो है मिलकर वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई भी डिज़ाइन पर वर्क करते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर जो मेरे स्केच वगैरह होते हैं, तो इन सबको मैं नाम देता हूँ मैथमेटिक्स का, कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैथमेटिक्स हैं. तो मैथमेटिक्स की क्या डेफिनेशन है हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए, कि पुटिंग डिज़ाइंस, यानी डिज़ाइन पुट करना, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी और सोशलॉजी, और उनके स्केच, ठीक है. तो ये इन सारी चीज़ों का मतलब है उनके लिए मैथमेटिक्स. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. यानी अब पूरे सर्कल पर हम आ चुके हैं. जो मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर हैं वो अपना खुद का मैथमेटिक्स के लिए एक इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, कि जिस सब्जेक्ट को वो सबसे ज़्यादा हेट करते थे, आज उसी सब्जेक्ट को प्यार करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग से, मतलब उनके लिए जो है वो मैथमेटिक्स का मतलब अब अलग हो चुका है. ये नहीं कि रट्टाफिकेशन कर रहे हो आप, मैथ में रट रहे हो फॉर्मूलों को और फिर तब उसे पढ़े जा रहे हो, नहीं. उनके लिए मैथमेटिक्स का मतलब ये सारी चीज़ें थी, ठीक है. और इसीलिए अब उन्हें ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद था, इसीलिए उनके लिए मैथ से भी वो अब लव करने लगे थे, ठीक है. तो ये था आपका ओवरऑल चैप्टर. तो इससे हमें क्या समझ आता है बच्चों, कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है, जो कि अभी स्कोर नहीं कर पा रहा है, अच्छे मार्क्स नहीं ला रहा है, एनी रीज़न, तो हम उसे ये कहें कि वो फेलियर है. ऐसी बात नहीं. क्या पता वो आपसे ज़्यादा अचीव कर ले, या आप अगर मेहनत करते हो, अपनी एबिलिटी को अगर ढूंढ लेते हो. हमें क्या करना है, सबसे पहले जानना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं. अगर जिस चीज़ में हम अच्छे होते हैं हमें उस पर वर्क करना चाहिए, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें थी, हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को पढ़ा. तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर की वीडियो के साथ. तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.